तो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिस्ट्री का, इतिहास का, जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम बिगनिंग अप टू 1200 BC, 1200 ईस्वी तक का जो आपके सामने जो भारतीय इतिहास का जो पेपर होने वाला है, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चोल के स्थानीय प्रशासन व कला एवं साहित्य के जो क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में बताइए। मतलब जो चोल राजवंश हुआ करता था, उसके जो स्थानीय प्रशासन का जो कला व साहित्य में क्या योगदान रहा, उसके बारे में विस्तार से आपको बताना है, उसके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले अपन। तो बच्चों, वीडियो शुरू करें इससे पहले अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आपके सामने जो PDF है उसका लिंक, जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लेकिन पहले आपको, फिर आपके सामने क्या है, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने क्या देखने को मिलेगा, जो हमारी जो टेलीग्राम चैनल उसका लिंक मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल पे जाके आप फाइल वाले सेक्शन में PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। और अन्य वीडियो देखना चाहते हो इस पेपर से संबंधित, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट और जो शॉप वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करके अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट व मंत्रा से, जो मैंने टैग कर रखा है। इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट भी खरीद सकते हो। यहाँ पर जो इस कोने में आपके सामने जो टैग वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके खरीद सकते हो। तो अपन अगर पढ़ें, अब प्रश्न की तरफ पढ़ें अपन आगे, तो चोल साम्राज्य वो आपके सामने 9वीं से लेकर 13वीं ईस्वी तक दक्षिण भारत का एक सबसे अत्यंत शक्तिशाली और दीर्घकालीन साम्राज्य था। मतलब चोल साम्राज्य वो आपके सामने 9वीं से लेकर 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक दक्षिण भारत के एक सबसे बड़े शक्तिशाली व दीर्घकालीन साम्राज्यों में से कौन सा होता है, एक शक्तिशाली साम्राज्य होता है, जो अपने सुदृढ़ केंद्रीय प्रशासन व अद्वितीय स्थानीय स्वशासन व कला व साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान रहता है उसका। मतलब चोल साम्राज्य है वो आपके सामने कहाँ तक देखने को मिलता है, 9वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक उसमें क्या देखने को मिलता है, उसमें उसका जो शासनकाल है वो पूरा का पूरा देखने को मिलता है। चोल राजवंश आपके सामने दक्षिण भारत का एक सबसे प्रमुख राजवंश में से भी आपके सामने राजवंश होता है, जो, क्योंकि भाई उत्तर भारत के राजवंशों के बारे में, मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ा, गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ा, मगध साम्राज्य में अपन ने गुप्त राजवंश के बारे में पढ़ा, फिर अपन पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ा, फिर अपन ने मौर्य वंश के बारे में देखा। तो दक्षिण भारत, ये सभी उत्तर भारत के प्रमुख रूप से राजवंश रहते हैं। दक्षिण भारत के चोल राजवंश है वो सबसे ज्यादा कैसा था, एकदम सुदृढ़ व शक्तिशाली राजवंशों में से एक था। तो इसकी अगर अपन बात करें आपके सामने चोल राजवंश की, चोल प्रशासन सबसे विशिष्ट विशेषता थी कि वह कुशल और विस्तृत स्थानीय स्वशासन देखने को मिलता था। मतलब चोल प्रशासन वो आपके सामने किस प्रकार का प्रशासन देखने को मिलता था, विस्तृत व स्थानीय स्वशासन के रूप में उसको जाना जाता था। विशेषकर ग्रामीण स्तर पर, किस रूप पे, विशेषकर उसको ग्रामीण स्तर के स्तर पे उसकी सबसे ज्यादा क्या हुआ करती थी, पकड़ हुआ करती थी, ग्राम सभाएं हैं। आज के समय जो अपने ग्राम सभाएं, ग्राम पंचायत जो देखते हो, वो चोल राजवंश ने बहुत पहले अपने समय ही बना ली थी। और इनकी ग्राम सभाएं हैं, जो ग्रामीण स्तर की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो सबसे ज्यादा मजबूत और सुदृढ़शाली थी, जिसका विवरण आपको कहां पर देखने को मिलता है, उत्तर मेरु जो अभिलेख है उसके अंदर इनका आपके जितने भी जो चोल प्रशासन है उसके बारे में विस्तार से आपको पता चलता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने ग्राम सभाएं। इनकी ग्राम सभाओं की बात करें, सामान्य गांवों की सभाएं जिसे भूस्वामी सदस्य हुआ करते थे। तो इनकी ग्राम सभाएं, अलग अलग प्रकार की ग्राम सभाएं देखने को मिलती थी, जिसमें सामान्य गांवों की सभा हुआ करती थी, जिसमें भूस्वामी सदस्य हुआ करते थे। मतलब आज के समय जो अपनी गांव की सभा होती है ना, नॉर्मल जो ग्राम सभा होती है, जिसमें गांव के कोई भी लोग बैठकर क्या करते हैं, आपके सामने बातचीत कर सकते हैं, तो उसको किस नाम से जानते थे, चोल साम्राज्य में उर के नाम से जानते थे। किस नाम से, उर के नाम से जाना जाता था। अगले वाला पॉइंट आपके सामने सभा व महासभा। अग्रहार ब्राह्मणों को दान किए गए गांवों की सभा जो अधिक शक्तिशाली व संगठित होती थी, जिसका सदस्य पेरू मक्कल कहलाते थे। मतलब आपके सामने कैसा क्या देखने को मिलता था, ब्राह्मणों को दान की जाने वाली जो आपके सामने जो क्या हुआ करती थी, आपके सामने जो जगह होती थी, जो गांवों को जो
ब्राह्मणों को जो दान की जाती थी जगह सभा और महासभा के नाम से जिनको जाना जाता है, वो सबसे अधिक शक्तिशाली व संगठित होती थी, जिसके सदस्य कौन होते थे? पेरू मक्कल है वो इसके प्रमुख सदस्य हुआ करते थे। समझ में आ गया आपके सामने? तो ब्राह्मणों को दान की गई वाली जमीन जहां पर आपके सामने जो सभा होती थी उसको सभा व महासभा के नाम से जाना जाता था चोल साम्राज्य के अंदर। अच्छे से याद कर लेना, उर में सामान्य गांव के लोग, सभा व महासभा में कौन? ब्राह्मणों को दान दी गई जमीन जिसपे जो लोग राज करते थे, ये सभी सबसे ज्यादा शक्तिशाली लोग हुआ करते थे। समझ में आ गया? ये भाग लेते थे। इनको क्या किस नाम से जानते थे? सभा को सभा या महासभा के नाम से, और इनको पेरू मक्कल के नाम से भी जाना जाता था। ये जो ब्राह्मण होते थे जिनको जमीन दान में मिलती थी राजवंशों के द्वारा। अगले वाला पॉइंट है नगरम। नगरम क्या है? व्यापारिक नगरों की सभा जिसमें व्यापारी और शिल्पी सदस्य हुआ करते थे। मतलब अलग अलग प्रकार के जो व्यापारिक नगर हैं उसमें जो सभा देखने को मिलती थी, जिसमें व्यापारी और जो शिल्पकार से संबंधित जो सदस्य हुआ करते थे, उसको किस नाम से जाना जाता है? नगरम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नगरम के नाम से जाना जाता है। जो अलग अलग प्रकार के व्यापारिक जो नगरों की सभा हुआ करती थी, व्यापारी व शिल्पियों के सदस्य देखने को मिलते थे। अगले वाला पॉइंट आपके सामने समितियों द्वारा कार्य। ये तो थी आपके सामने सभाएं। जो चोल राजवंश है उसमें सभाओं का बहुत बड़ा योगदान था। चोल राजवंश में आपके सामने जो ग्रामीण पद्धति है, ग्रामीण पद्धति सबसे ज्यादा मजबूत और सुदृढ़ पद्धतियों में से थी। समझ में आ गया आपके सामने? अब इनके शासनकाल में किस किस प्रकार की समितियां देखने को मिलती थी? प्रत्येक सभा के कई उप समितियां हुआ करती थी। मतलब जो अलग अलग प्रकार की जो सभाएं हुआ करती थी उसके नीचे कई उप समितियां भी देखने को मिलती थी, जिन्हें वार्यम के माध्यम से कार्य किया जाता था। वार्यम क्या होता है आपके सामने? समितियों के बारे में बात करें तो पहली समिति हुआ करती थी चोल राजवंश में वार्यम, वार्षिक समिति, जो न्याय व प्रशासन करने का कार्य करती थी। कौन सी समिति? वार्यम समिति, जो वार्षिक समिति के नाम से जाना जाता है, जो न्याय व प्रशासन को संभालने का कार्य करती है। अगली कौन सी है? एरियम। एरियम कौन सी है? जो तालाब व सिंचाई समिति। एरियम कौन सी समिति हुआ करती थी? जो आपके सामने तालाब व सिंचाई समिति हुआ करती थी, जो किसका काम करती थी? कोई तालाबों के निर्माण से संबंधित कार्य, सिंचाई प्रणाली को सुदृढ़ रूप से लागू करने का कार्य, वो किसके द्वारा किया जाता था? एरिवारियम समिति के द्वारा किया जाता था। समझ में आ गया आपके सामने? अगला है तोट्टावारियम। तोट्टावारियम कौन सी हुआ करती थी? जिसमें उद्यान समिति। तोट्टावारियम या समझ लो तोते से याद कर लो। तोते कहां पर होते हैं? उद्यानों में, बगानों में, बगीचों में। तो बगीचों की देख रेख करने के लिए, उनके उद्यानों का निर्माण करने के लिए कौन सी समिति होती थी? तोट्टावारियम समिति हुआ करती थी। अगली समिति की तरफ अपन बढ़े, पौनवारियम। नाम से पता चल रहा है आपको सामने कैसी समिति है? श्रवण समिति। पौनवारियम आपके सामने कैसी समिति होती थी? आपके सामने जो श्रवण मतलब आभूषण से संबंधित, आपके सामने सोने को, खाद्यान्नों के, दक्षिण भारत में सोना निकलता था कर्नाटक में, तो उसको संभालने के लिए, या फिर खजाने में कितना सोना आया कितना गया उसको संभालने के लिए कौन सी समिति? श्रवण समिति हुआ करती थी। अगले वाला पॉइंट है न्यायवरियम। जो न्याय को संभालने के लिए कौन सी समिति हुआ करती थी? न्यायवरियम समिति है वो कार्य करती थी। समझ में आ गया? तो सभाएं और समिति प्रमुख हुआ करती थी चोल राजवंश के अंतर्गत। अगला सदस्यों का चुनाव करना। जितने भी जो सदस्य हुआ करते थे उनको लॉटरी द्वारा चुनाव किया जाता था, कुंड वाले प्रणाली द्वारा। मतलब एक गड़ा रख दिया, उसमें सभी के नाम रख के उसमें रख दिया, और एक एक करके कोई व्यक्ति है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, सम्राट है, वो क्या पर्चियां खुला करता था उनकी, जिसमें उनके लिए योग्यताएं निर्धारित थी। हर कोई भाग नहीं ले सकता था इनके अंदर समितियों का अध्यक्ष बनने के लिए। जो योग्यता हुआ करती थी वही व्यक्ति आपके सामने भाग ले सकता था। जैसे भूमि का स्वामी होना चाहिए, नैतिक आचरण होना चाहिए, और आयु की सीमा भी हुआ करती थी। तो ये समझ लो कि चोल राजवंश है वो बहुत ही ज़्यादा प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो आधुनिक प्रणाली है उसको भी कहीं फैल करता हुआ नजर आता है। और ये जितने भी आपके सामने जो राजवंश, जितने भी जो आपके सामने जो लोग हुआ करते थे वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते थे? 3 वर्ष के लिए कुल चुने जाते थे। अगले वाला पॉइंट आपके सामने स्वायत्ता। इन सभाओं में व्यापक स्वायत्ता प्राप्त थी, जिसमें भू राजस्व संग्रह देखने को मिलता था, न्याय प्रदान करना, सड़कों और सिंचाई व्यवस्थाओं का रखरखाव करना। मतलब जितनी भी जो सभाएं हुआ करती थी इसमें व्यापक रूप से आपको स्वायत्ता, लोगों को स्वतंत्रता मिलती थी, जिसमें जो भू राजस्व संग्रह करना भी,
जो लोग, जो सभाएं, ये वहाँ से क्या कर सकती थी, टैक्स भी इकट्ठा करती थी, लोगों को न्याय प्रदान करने का कार्य करती थी, सड़क व सिंचाई का काम करती थी। तो इनके राजवंश में सिर्फ सम्राट है, जो राजा है उसका ही सारा काम नहीं होता था, बल्कि सम्राट ने अलग अलग प्रकार की जो क्या कर दी, सभाओं का निर्माण कर दिया, जो ये क्या करते थे, इन सभी चीज़ों का देखरेख किया करते थे, जिसमें जो भू राजस्व का संग्रह करना, न्याय प्रदान करना और सड़कों की सिंचाई है और उनके देखरेख करने का भी कार्य किया करती थी सारी की सारी समितियां। अगले वाला पॉइंट आपके सामने केंद्रीय नियंत्रण। यद्यपि स्थानीय निकाय स्वतंत्र हुआ करते थे, जो स्थानीय जो निकाय हुआ करते थे वो स्वतंत्र हुआ करते थे, लेकिन उन पर केंद्रीय अधिकारी जैसे पेरुनार व सिरुनार का नियंत्रण और निगरानी रहा करती थी। मतलब जो आपके सामने जो केंद्रीय अधिकारी है वो इस पर सारी की सारी चीज़ें वो इन सभाओं पर कंट्रोल किया करते थे। राजा ने क्या कर रखा था, पेरुनार व सिरुनार जैसे दो अधिकारियों को नियुक्त कर रखा था, जो क्या करते थे, ऐसे समझ लो कि सिर से लेकर पैर तक क्या करते थे, आपके सामने नियंत्रण करने का कार्य करते थे। ये आपके सामने अद्वितीय स्वशासन की प्रणाली थी, जिसमें आपके सामने आज की पंचायती राज से आपके सामने कुछ मिलती जुलती है। मतलब आज अपने ग्राम पंचायतों में क्या सभा व समितियों को बनाया जाता है, वैसे उसमें सभा व समितियों को बनाया गया था, जो क्या आज के जो पंचायती राज जो व्यवस्था है उसके समकालीन, उसके समक्ष दिखाई पड़ती है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। पहला पॉइंट आपके सामने चोल जो राजवंश उसके कला व साहित्य का क्षेत्र में योगदान होना। अब चोल राजवंश के समय किस किस प्रकार के आपके सामने जो साहित्य कला वो देखने को मिली, तो पहला आपके सामने स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में इनके मंदिरों का निर्माण कराया गया। चोल राजवंशों ने मंदिर व भव्य द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण कराया, जो उनके शक्ति के प्रतीक हुआ करते थे। मतलब जो चोल राजवंश है उसने क्या किया, एक बहुत ही भव्य और शक्तिशाली मंदिरों का निर्माण कराया, जो किसके आपके सामने शक्ति और भक्ति के प्रतीक हुआ करते थे। समझ में आ गया। द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली कौन सी शैली हुआ करती थी, जो आपके सामने जिसमें गौरवपम देखने को मिलते थे, और दक्षिण भारत में प्रमुख रूप से जो मंदिर है वो देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया ना आपके सामने। अपने कैसे चौकोर होते हैं, लेकिन इनके गोलाकार गुंबदकारी जो आपके सामने मुख्य रूप से जो मंदिर देखने को मिलते हैं, ऐसे वाले मंदिर इनके मुख्य थे। ऐसे वाले, ऐसे मंदिर हैं इनके मंदिरों की शेप कैसे, ऐसे वाली शेप देखने को मिलती है आपके सामने। समझ में आ गया। इसको द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। इस शैली की प्रमुख विशेषता है विशाल विमान शिखर, मतलब इनका जो बड़ा सा शिखर दिखाई पड़ता है, साथ के साथ गोपुरम जो विशाल प्रवेश द्वार इसमें आपको दिखाई पड़ता है, साथ के साथ मंडप व विस्तृत प्रांगण भी हुआ करते थे। तो सारी चीजें, विशाल शिखर हुआ करता था, गौरवपम है जो विशाल प्रवेश द्वार है वो देखने को मिलता था। प्रमुख आपके सामने मंदिरों की बात करें तो राजा राज प्रथम के द्वारा आपके सामने तंजावुर का जो आपके सामने बृहदेश्वर मंदिर है, राजराजेश्वर जो मंदिर है उसका निर्माण किया गया। तो चोल राजवंश है उसके जो प्रमुख राजा हुए राजा राज प्रथम, जिसके द्वारा क्या किया गया, आपके सामने जो तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण किया गया, जिसको राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। साथ के साथ राजेंद्र प्रथम के द्वारा गंगे कोड चालपुरम का जो मंदिर है उसका भी निर्माण किया गया। यह सभी मंदिर आपके सामने द्रविड़ स्थापत्य कला के सबसे प्रमुख उदाहरणों में से एक है, जो आज जो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर शैली है उसके उनके रूप में उनको जाना जाता है। यह मंदिर आपके सामने कैसी बनी है, जटिल जो मूर्ति कला, द्रविड़ कला के प्रमुख उदाहरण है। द्रविड़ कला पे इनको क्या किया गया, बनाया गया। खास करके बृहदेश्वर मंदिर है राजा राज प्रथम के द्वारा रट लेना कॉम्पिटिशन में भी प्रश्न सेम टू सेम देखने को मिलता है। अगले वाला प्रश्न है कांस्य की प्रतिमाएं। चोल काल में कांस्य की मूर्तियां हैं वो विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जैसे नटराज है, भगवान शिव की जो नृत्य करती हुई मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं। कांस्य की प्रतिमाएं जिसमें चोल कला का उत्कृष्ट प्रतिमाओं के रूप में जिसे जाना जाता है। साहित्य की बात करें, तमिल साहित्य का स्वर्णिम युग देखने को मिला। जो चोल राजवंश है, चोल काल के अंदर जो आपके सामने तमिल जो साहित्य उसके सबसे स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाता है, जिसमें धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रकार के साहित्य का विकास हुआ। मतलब चोल राजवंश को कैसे जाना जाता है, जहाँ पे तमिल साहित्य उसका सबसे ज़्यादा विकास देखने को मिलता है। समझ में आ गया। संगम साहित्य को कहीं कहीं यहीं से निकल कर आता है। फिर आपके सामने कम्बनम व रामायणम, ये क्या आपके सामने तमिल साहित्य की सबसे महान कृतियां हैं। कौन सी? कम्बनम व रामायणम दो प्रमुख जो तमिल साहित्य है उसकी कुछ प्रमुख साहित्य कृतियों में से है, जिसने 12वीं शताब्दी में कम्बनम लिखा गया। ये रामायण व तमिल के रूपांतरण रूप है। मतलब
जो रामायण है उसको तमिल भाषा में किस में लिखा गया, किस रूप में जाना जाता है, कंबनम का रामायणम के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गया। जो रामायण है उसको तमिल भाषा में लिखा गया है, उसका क्या नाम लिखा गया है, कंब रामायणम के नाम से उसको जाना जाता है। अगले पॉइंट आपके सामने अन्य लेखकों की कृतियां, जैसे पेरियार पुरम सेकीझार द्वारा 36 नारियार संतों की जीवनी, तिरुकद्वेश्वर की जीविका चिंतामणि व जय कोडवर की कलिंग तुपरगणी इस काल की सबसे महत्वपूर्ण जो आपके सामने रचनाओं में से एक है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने धार्मिक साहित्य, शैव भक्ति, नारियार व वैष्णव भक्ति, जो आलवार जो आपके सामने संत है उनकी कविताएं व गीतों का संकलन देखने को मिलता है। तो इसमें आपके सामने शैव भक्त और जो शिव को मानने वाले वो शैव भक्त कहलाए, जो विष्णु भगवान को मानने वाले वो अलवार या फिर के नाम से जाना जाता है। विष्णु भक्ति को अलवार के नाम से भगवान विष्णु को मानने वाले, और शिव भक्तों को नारियार के नाम से जाना जाता है। दो अलग संप्रदाय हैं आपके सामने दक्षिण भारत के अंदर, और इनके जो इनके संत हैं इनके कविताओं गीतों का संकलन देखने को मिलता है जो चोल साम्राज्य के अंतर्गत। तो ये था चोल साम्राज्य, जिनके शासनकाल में आपके सामने सारी की सारी जो प्रशासनिक, साहित्यिक और जो व्यवस्थाएं हैं वो देखने को मिलती है। विस्तार से पढ़ा अपने सभी चीज़ों को। कैसा लगा वीडियो ज़रूर से बताना, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर करो। धन्यवाद।